बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अब्दुर्रहमान एंड आई एम टीचिंग यू बायोलॉजी। स्टूडेंट्स, इस सेशन में हम डार्विनिज्म पे थोड़ी सी रोशनी डालेंगे। जो मुख्तसर और जामे किस्म के कॉन्सेप्ट्स आपकी किताब में डिस्कस किए गए हैं, इनको वन बाय वन इंशाल्लाह ताला देखेंगे और साथ साथ कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। डिटेल्स बोर्ड पे देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे समझने वाली बात सबसे पहले वही है कि क्या हमारे इर्द गिर्द एवोल्यूशन हो भी रही है या नहीं हो रही। तो वी आर इवॉल्विंग विद एवरी पासिंग डे। ऑलराइट, हर गुजरते दिन के साथ हमारे अंदर कोई ना कोई चीज तब्दील होती जा रही है। बेशक वो हमारे अंदर के कोई ना कोई सेल्स हों या हमारी बॉडीज के अंदर मौजूद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही क्यों ना हो, वी आर इवॉल्विंग। ऑलराइट, तो इस चीज का जो कॉन्सेप्ट सबसे पहले स्टूडेंट्स डिस्कवर किया और उसको लॉजिकली एक्सप्लेन किया, ये काम किया था डार्विन ने। और डार्विन की थोड़ी सी अगर हम अर्ली लाइफ को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि इंग्लैंड की इसकी पैदाइश है और उसके बाद ये पता चलता है कि इसका एक पढ़े लिखे घराने से ताल्लुक था जहां पे पढ़ाई का रुझान था। इसी की वजह से इसने अपने आप को नेचुरलिस्ट मनवाया दुनिया के अंदर। और नेचुरलिस्ट मनवाने के लिए जो सबसे अहम सफर या बहरी मुहिम कह लें इसने इख्तियार की, दैट वाज विद द HMS बीगल, जो इसके बहरी जहाज का नाम है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स याद रखने वाली चीज ये है कि जब ये अपने बहरी जहाज पे काफी सारे लोगों के साथ सवार होके साउथ अमेरिकन कोस्ट लाइन्स का सफर कर रहा था, तो उन साहिली इलाकों में बहुत सारी चीजें, बहुत सारे स्पेसिमेंस डार्विन ने इकट्ठे किए। अब वो जो सारे के सारे स्पेसिमेंस इसने इकट्ठे किए हुए हैं, उसमें प्लांट्स भी मौजूद थे, उसमें एनिमल्स भी मौजूद थे और उसमें बर्ड्स वगैरह भी मौजूद थे। अब ये जो सब सैंपल्स या स्पेसिमेंस हैं, इसको डार्विन ने बहुत कीनली ऑब्जर्व किया और ऑब्जर्व करने के बाद फिर इसने कुछ मुशाहिदे नोट डाउन किए और नोट डाउन करने के बाद फिर ये इस नतीजे पे पहुंचा कि यस, द एवोल्यूशन डज हैपन। इसका मतलब ये है कि इर्तिका के अमल को ऑब्जर्वेशंस के लिहाज से जो सबसे पहले किसी इंसान ने समझा, फिर उसको रिटन फॉर्म में इंटरप्रेट किया और फिर एक्सप्लेन किया, ही वाज द डार्विन। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हमारे साथ जो सबसे पहली चीज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्या है कि गैलापागोस आइलैंड्स। ऑलराइट, अब ये साउथ अमेरिकन जो कोस्ट लाइन्स के साथ ऑलमोस्ट 12 जजायर का एक मजमुआ नजर आता है। छोटे छोटे जजीरे, तकरीबन 1 स्क्वायर किलोमीटर का भी हदूद अरबा जिसमें रिकॉर्ड किया गया है। पता चलता है कि डार्विन वहां का सबसे मशहूर टूरिस्ट था। किस बुनियाद पे मशहूर टूरिस्ट था कि इसने इस जगह की पहचान करवाई सारी दुनिया के अंदर, कि वही सारी की सारी सैंपलिंग जो इसने वहां से की थी, बाद में आके जब इसने दुनिया के साथ शेयर किया तो इसने बताया कि भाई यहाँ पे बहुत सारे जानदार इस तरह के हैं कि जो सिर्फ उन्हीं इलाकों में पाए जाते हैं। दुनिया की बकिया जगहों के ऊपर उस तरह के या उससे मिलते जुलते जानदार नजर नहीं आते। फिर इसी तरह चूंकि खुद इसका ताल्लुक कहां से था, इंग्लैंड से, तो इसने देखा कि इंग्लैंड में पाई जाने वाली स्पीशीज और यहाँ पे जो साउथ अमेरिकन एरिया के अंदर या इस कॉन्टिनेंट में पाई जाने वाली स्पीशीज हैं, उनमें बहुत ज्यादा वाज़े डिफरेंसेस नजर आए। और फिर इसने कहा कि भाई वो तमाम जानदार जो इस कॉन्टिनेंट के हैं, उनके ऊपर एक मखसूस किस्म की छाप है कैरेक्टरिस्टिक्स की, अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट इन विच दे आर प्रेजेंट। तो जिस तरह के माहौल में वो मौजूद थे, उस तरह की खसूसियात उनके अंदर मौजूद थी। और इसी चीज ने फिर मोटिवेट किया डार्विन को कि ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज के नाम से एक ऐसे पब्लिश कर दिया जाए। फिर उसके साथ ही साथ स्टूडेंट्स यहीं तक भी बात खत्म नहीं होती, बल्कि डार्विन ने कुछ फॉसिल्स वगैरह भी डिस्कवर किए वहां से। जो फॉसिल्स इसको मिले, इसने देखे कि भाई ये जानदार जो हैं, बाकी दुनिया के हिस्सों में जितना भी डार्विन का मुतालिया था, उन तमाम जानदारों के साथ कतन मुमासलत नहीं रखते, लेकिन उस दौर के जो साउथ अमेरिकन जानदार थे, उनकी बॉडीज, उनके स्ट्रक्चर्स और उनके फीचर्स के साथ फिर भी कुछ ना कुछ मुशाबहत नजर आई। तो उन तमाम सिमिलैरिटीज की बुनियाद पर डार्विन ने यह कहा कि बेशक फॉसिल्स मिल रहे हैं, but they again have the same South American stamp in their structure and in their development. Alright students, इस बात से हमें ये पता चलता है कि डार्विन ने इन सब चीजों को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया और फिर जाके कहीं ये वाला सारे का सारा जो कॉन्सेप्ट या जो एसे या जो थ्योरी हम पढ़ने जा रहे हैं, इसको प्रपोज किया। ऑलराइट स्टूडेंट्स, इस प्रपोजल के दौरान आप लोगों ने जो बात याद रखनी है वो ये है कि डार्विन ने वहां से कुछ परिंदों के सैंपल्स जो लिए, उसमें से 13 इकसाम की मुख्तलिफ चिड़ियां इकट्ठी की। अब इनको हम गैलापागोस फिंचेस इस वजह से कह रहे हैं कि बुनियादी तौर पे इनका ताल्लुक ही उसी जगह से था। मुख्तलिफ जजायर पे जाने के बाद इसने वहां से कुछ परिंदे कलेक्ट किए
और इस चीज का अंदाजा आप लोगों को होना चाहिए कि परिंदे पकड़ना और फिर उनको बंद करना ये अच्छा खासा तकलीफ दे और मुशक्कत वाला काम है। लेकिन डार्विन ने जब इन तमाम सैंपल्स को इकट्ठा किया और इन बर्ड्स को देखा तो डार्विन को पता चला कि कुछ वो परिंदे जो करीबी जजायर पे रहते हैं, यानी एक दूसरे से करीब हैं, उनके अंदर तो फिर भी कुछ ना कुछ एक जैसी खसूसियात मौजूद हैं। लेकिन वो परिंदे जो एक जजीरे से दूसरे दूर दराज जजीरे पे रह रहे हैं, उनके दरमियान जो खसूसियात हैं दे आर एंटायरली डिफरेंट। तो वो मुख्तलिफ खसूसियात होने की वजह से उनके अंदर यूनिक फीचर्स डेवलप हो गए। बिल्कुल इसी तरह के जैसे जो बीज खाने वाले थे उनकी बीक्स का स्ट्रक्चर डिफरेंट हो गया, जो पत्ते वगैरह खा रहे थे या चींटियां या कीड़े मकोड़े जमीन से इकट्ठे करके खा रहे थे, उनकी बीक्स का, उनकी चूंचों का स्ट्रक्चर बिल्कुल मुख्तलिफ हो गया। और फिर इसी तरह जो वुड पेकर्स वगैरह थे जो दरख्तों के अंदर सुराख बना के अपनी पनागाहें बना लेते थे, उनकी चूंच का स्ट्रक्चर बिल्कुल डिफरेंट हो गया। तो डार्विन ने कहा कि बुनियादी तौर पे इनके एंसेस्टर्स यानी इन परिंदों के जो आबाओ अजदाद थे वो हो सकता है इकट्ठे ही हों किसी एक जगह पे और एक ही एंसेस्टर्स हों, लेकिन फिर क्या हुआ कि किसी जियोग्राफिकल कैटास्ट्रॉफ की वजह से, किसी तूफान की वजह से, किसी जल्जले की वजह से जब ये एक बड़ा खित्ता छोटे छोटे जजीरों में टूटा तो पता चला कि भाई ये परिंदे भी एक से दूसरे आइलैंड पे चले गए और फिर उन्होंने अपने आप को माहौल के मुताबिक ढाल लिया। अब ये जो माहौल के मुताबिक ढालने वाला काम है, दिस इज नोन एज एडेप्टेशन। और एडेप्टेशंस की बुनियाद पे ही डार्विन ने जब इस चीज को नेचुरल सिलेक्शन के साथ रिलेट किया तो फिर इसने थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन विद एडेप्टेशंस और ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज को तजवीज किया। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब ओरिजिन ऑफ स्पीशीज के अंदर कौन कौन से फीचर्स जो हमने स्टडी करने हैं इनको भी देख लेते हैं। जी स्टूडेंट्स, जैसा कि थ्योरी का नाम है ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज, अब डार्विन जैसे ही अपनी मुहिम से, अपने बहरी सफर से वापस आया तो आते ही इसने अपने तमाम ट्रांसक्रिप्ट्स वगैरह इकट्ठे किए, वो तस्वीरें जो बनाई हुई थी वो इकट्ठी की और इकट्ठी करने के बाद फिर ये इस नतीजे पे पहुंचना शुरू हो गया कि अपनी तमाम ऑब्जर्वेशंस को कंक्लूड किया जाए और जो कंक्लूजन डार्विन ने बनाया दैट इज द ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज। अब ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज में डार्विन कहता है कि a new species would arise from ancestral form by the gradual accumulation of adaptations to different environments separated from original habitat by geographical barriers। अब इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, ये बात गौर से समझें कि बुनियादी तौर पे एंसेस्टर्स कॉमन है, लेकिन फिर क्या होता है कि किसी ना किसी कुदरती आफत की वजह से उनके डिसेंडेंट्स मुख्तलिफ एनवायरमेंट्स में चले जाते हैं और मुख्तलिफ एनवायरमेंट्स में जाके आहिस्ता 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 रिप्रोड्यूस और ब्रीड करते चले जाते हैं, यहां तक कि वहां पे मौजूद एनवायरनमेंट के असरात उनकी बॉडीज के अंदर एडेप्टेशंस की शक्ल में नजर आना शुरू हो जाते हैं। कुछ फीचर्स उनकी बॉडीज में इस तरह के डेवलप हो जाते हैं कि दे बिकम एंटायरली डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। दिस वाज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन एंड ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज। ऑलराइट, ओवर मेनी जनरेशंस, 2 generations कैन बिकम डिसिमिलर एनफ to be different species, for example Galapagos finches। अब ये मिसाल अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपके सामने एक्सप्लेन की है कि इन चिड़ियों के जो आबाओ अजदाद थे वो तो मे भी कॉमन हो, लेकिन फिर किसी कुदरती आफत के आ जाने की वजह से ये मुख्तलिफ जजायर के ऊपर एलोकेट हो गए और जहां जहां ये गए वहां के मुताबिक अपने आप को इन्होंने ढाल लिया और 13 इकसाम में डाइवर्सिफाई हो गए। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद जो कंटिन्यूअस एक स्टोरी चल रही है डार्विन की, उसके अंदर कुछ जो प्रोग्रेस नजर आती है उसमें स्टूडेंट्स डेट्स के साथ यहां पे मैंने वाजे किया है इसको कि 1840 में डार्विन ने अपने वो तमाम फीचर्स, अपनी सारी की सारी जो ऑब्जर्वेशंस थी उनको एनलिस्ट किया और एक एसे लिखना शुरू किया जो कि 1844 तक ऑलमोस्ट मुकम्मल था, लेकिन अभी फाइनल प्रूफ रीडिंग वगैरह नहीं हुई थी। एक हतमी शक्ल में, जिस तरह हम कोई रिसर्च आर्टिकल पब्लिश करते हैं उस तरह की शक्ल में अभी तक ये इस ट्रांसक्रिप्ट को ट्रांसफॉर्म नहीं कर सका था। यहां पे एक अहम बात भी स्टूडेंट्स आपको पता होनी चाहिए कि वेलिस का जिक्र हम जरूर करते हैं। बेसिकली ये भी एक नेचुरलिस्ट था एंड ही वाज इंस्पायर्ड बाय द वर्क ऑफ द डार्विन। जो भी डार्विन ने किया हुआ था उससे ये अच्छा खासा मुतासिर हुआ था और इसने जब देखा कि मैंने जो काम किया है वो डार्विन के काम के साथ मैच कर रहा है तो इसने अपनी सारी पब्लिकेशंस वगैरह उठा के डार्विन के हवाले कर दी, जो कि फिर बाद में भिजवाई गई कहां पे, विद द डार्विन अनपब्लिश्ड एसे, इट वाज सेंट टू द लिनियन सोसाइटी ऑफ लंदन। अब इससे भी आपको पता चल जाएगा, लिनियन फ्रॉम द कैरोलस लिनियस। अब यहां पे जो इस सोसाइटी को ये पेपर भेजा गया कि इसको चेक किया जाए, अच्छी तरह से इसको वेरीफाई किया जाए
और फिर पब्लिश कर दिया जाए ताकि लोग इस आइडिया के साथ कहीं ना कहीं इत्तेफाक करें या इख्तलाफ करें और साइंस जो है वो मजीद तरक्की करना शुरू हो। तो यहां पे ये बात याद रखिएगा कि इस साल यानी ऑलमोस्ट 1858 में ये प्रेजेंट किया गया और एक साल के बाद जाके ये पेपर पब्लिश हुआ। और जैसे ये पेपर पब्लिश हुआ तो दुनिया में एक नए दौर का आगाज हुआ एंड इट वाज ऑल अबाउट द एवोल्यूशन के आर वी इवॉल्विंग, इज द एनवायरनमेंट इवॉल्विंग और नॉट। तो ये वाली जो एवोल्यूशन वाली स्टोरी स्टार्ट होती है उसका क्रेडिट बुनियादी तौर पे जा रहा होता है डार्विन को। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद जो अगली बात हमने याद रखनी है जो कि सिलेबस का या आपके याद रखने के लिहाज से सबसे अहम हिस्सा है, इट इज अबाउट द कॉन्सेप्ट और ऑब्जर्वेशंस ऑफ द डार्विन कि जो ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज को लॉजिक्स दे के एक्सप्लेन कर रहा है डार्विन, वो कौन कौन सी चीजें हैं। तो यहां पे दो बड़े पॉइंट्स हमने डिस्कस करने हैं स्टूडेंट्स। द फर्स्ट वन इज डिसेंट विद मॉडिफिकेशन। जी स्टूडेंट्स, डिसेंट विद मॉडिफिकेशन अगर आप इसके हेडिंग पे ही गौर करें तो आपको पता चल जाएगा कि द एवरी न्यू जनरेशन इज बेटर देन द प्रीवियस वन। डिसेंट डिसेंडेंट्स यानी बाद में पैदा होना। ऑलराइट, विद मॉडिफिकेशन का मतलब क्या है कि पहले की निस्बत कोई ना कोई बेहतरी मौजूद है। ऑलराइट, अब यहां पे जो चीजें डार्विन ने डिस्कस की इनको देखते हैं। सबसे पहले कि ही परसीव्ड द यूनिटी इन लाइफ। अब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नुक्ता है स्टूडेंट, समझने के एतबार से भी और एवोल्यूशन के एतबार से भी। ये क्या कि तमाम की तमाम लाइफ फॉर्म्स जो हैं मे बी वो किसी एक ही कॉमन एंसेस्टर से पैदा हुई हों। बिल्कुल इसी तरह के जैसे हम अपने फैमिली ट्रीज को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि मेल्स और फीमेल्स दे आर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट फैमिलीज, लेकिन फिर वो यूनाइट कर जाते हैं और फिर आगे से डाइवर्सिफाई हो जाते हैं। तो बुनियादी तौर पे हम जब सारी इंसानियत को किसी एक पॉइंट पे लेके जाना चाहें तो हमें पता चलता है कि तमाम इंसान हजरत आदम की औलाद हैं। तो इस वजह से हम कहते हैं कि जिस तरह ये यूनिटी या परसीव्ड यूनिटी ऑफ ह्यूमंस की बात है, इसी तरह डार्विन का ये ख्याल था कि शायद तमाम जानदार जो दुनिया के ऊपर मौजूद हैं वो किसी एक ही एंसेस्टर से पैदा हुए हैं, जिसके मुतालिक ये कहा जाता है कि इट वाज द आर्कीबैक्टीरिया, जो कि बहुत ही प्रिमिटिव टाइप के प्रोकैरियोटिक सेल्स थे। ऑलराइट स्टूडेंट्स, देन ही assumed and he wrote organisms are related to common ancestor, history of life is like a tree। ये वही कॉन्सेप्ट आ गया है कि किसी एक एंसेस्टर का मेन ट्रंक और फिर उसमें से आगे शाखें बनती चली जा रही हैं। मल्टीपल ब्रांचिंग एंड रीब्रांचिंग पैटर्न्स नजर आए कि कोई एक टाइप ऑफ इंडिविजुअल था, कोई एक टाइप ऑफ एंसेस्टर था, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ उसमें तब्दीलियां आई और तब्दीलियां रूनुमा होने की वजह से उसके जो डिसेंडेंट्स हैं, जो बाद में आने वाले उसके आल औलाद हैं, वो अपने एंसेस्टर की निस्बत मुख्तलिफ है। और मुख्तलिफ होने की वजह से फिर अगली बात काबिल गौर है और वो क्या कि एट ईच फोक इज द एंसेस्टर दैट इज कॉमन टू ऑल लाइन्स ब्रांचिंग फ्रॉम इट। जितने भी बाद में पैदा होने वाले हैं बुनियादी तौर पे हर वो जगह जहां से 2 या 3 शाखें निकल रही हैं, जहां पे वो कनेक्टेड है, उसको कहा जा रहा है कि इट इज द फोक। अब ये वाला जो पॉइंट ऑफ ओरिजिन है यहां पे हम किसको रखेंगे? एंसेस्टर को। और फिर इसकी जो शाखें निकल रही हैं दे आर डिसेंडेंट्स। और एवोल्यूशन ये कहती है कि ये जो 5 किंगडम्स हमारे पास मौजूद हैं इसके अंदर एक बहुत ही डाइवर्सिफाइड पैटर्न हमें नजर आता है कि ओरिजिन किसी एक सिंपल लाइफ फॉर्म से हुआ, फिर वहां से पानी में से ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हुए ऊपर की जानिब बढ़े और फिर उसमें से शाखें और शाखों में से मजीद शाखें निकलती चली गई। और अब हम जो सीनोजोइक एरा में बैठे हुए हैं यहाँ पे हमारे पास मोस्ट एडवांस्ड एंड रेजिस्टेंट टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एनवायरनमेंट के अंदर मौजूद हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर जो सेकंड ऑब्जर्वेशन या सेकंड पोस्टुलेट है, इट इज अबाउट द नेचुरल सिलेक्शन एंड एडेप्टेशन। ऑलराइट, ये आपकी किताब में एग्जैक्टली बहुत अच्छी चीज यहाँ पे ऐड की गई है। खाली नेचुरल सिलेक्शन इतनी आसानी से समझ नहीं आता, लेकिन उसके साथ जब हम एडेप्टेशन की चीज लगा देते हैं तो फिर हम कहते हैं कि यस एवरीवेयर देयर इज एवोल्यूशन। ऑलराइट, जमीन के अंदर भी और जानदारों के अंदर भी। फिर यहाँ पे समझने वाली बात क्या है स्टूडेंट्स? Populations of individual species become better adapted to local environment through natural selection। अब इसका क्या मतलब है कि वो तमाम जानदार जो मुख्तलिफ एनवायरमेंट्स में रह रहे हैं वो अपने अपने एनवायरमेंट के लिहाज से दे आर द फिटेस्ट ऑर्गेनिजम्स टू सर्वाइव इन देयर एनवायरमेंट। अब जहां जहां वो रह रहे हैं वहां पे वो बेहतरीन गुजारा कर रहे हैं, तो जहां पे वो बेहतरीन गुजारा कर रहे हैं वो वहां की फिटेस्ट स्पीशीज कहलाती हैं। ऑलराइट, फिर इसको फर्दर हम सब डिवाइड करते हैं into 3 sub postulates। The first one is population increase
and struggle for existence. अब ये चीज बड़ी काबिल गौर है स्टूडेंट्स। इसको एक आसान सी मिसाल से मैं समझाता हूं आपको कि बुनियादी तौर पे किसी भी एक जगह पे किसी भी जानदार का सर्वाइवल जो है वो किस बुनियाद पे खड़ा होता है, वो ये होता है कि उसको प्रोटेक्ट किया जाए, उसको नरिश किया जाए और उसको रिप्रोड्यूस करने दिया जाए। तो हमारे इर्द गिर्द एनवायरनमेंट के अंदर बहुत सारे जानदार इस तरह के हैं कि जो थाउजेंड्स और मिलियंस की तादाद में अंडे देते हैं और फिर उनमें से हजारों की तादाद में बच्चे बनते हैं, लेकिन उसमें से बचते हमेशा चंद है। अब वो जो थोड़े से बच रहे हैं फिर वो आगे इसी तरह से लाइफ साइकिल को कंटिन्यू कर जाते हैं और फिर नई जनरेशन जो है वो चलना शुरू हो जाती है। अब इस चीज को अगर हम गौर से समझें तो हमें पता चलता है हमारे ही एनवायरनमेंट के अंदर हर जगह पे कंपटीशंस भी चल रहे हैं। बेशक जानदार इतने ज्यादा ऑफस्प्रिंग्स पैदा कर दें कि जिसको एनवायरनमेंट सपोर्ट नहीं कर पा रहा, तो अल्टीमेटली उन बेचारों का मुकद्दर डेथ ही होगा। लेकिन जो जो खतरात इनको फेस करने पड़ते हैं, उन खतरात में क्या क्या चीज शामिल हो सकती है स्टूडेंट्स? सबसे पहली चीज तो यह है कि टाइम एंड स्पेस। जिस वक्त ब्रीडिंग सीजन है क्या वो फेवरेबल कंडीशंस भी हैं या नहीं है, पहली चीज। फिर इसी तरह जब कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर रहा है, कभी उस वक्त उस जगह पे कोई बीमारी तो नहीं फैली हुई, या कहीं ऐसा तो नहीं कि एनवायरनमेंट जो है वो फेवर ही नहीं कर रहा उस ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल को, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो गया है, या अगर कोई एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है तो पीएच के अंदर कोई ड्रास्टिक चेंज आ चुकी हुई है। तो ये सब तब्दीलियां अल्टीमेटली उस ओवर इंक्रीज्ड पॉपुलेशन को रिड्यूस कर देती हैं और फिर चंद ही ऑफस्प्रिंग्स या नए डिसेंडेंट्स जो है वो बचते हैं और फिर वो उसी जनरेशन को आगे लेके चलते हैं। अब यहां पे स्टूडेंट्स याद रखने वाले पॉइंट्स क्या हैं? प्रोडक्शन ऑफ मोर इंडिविजुअल एनवायरनमेंट कैन सपोर्ट लीड्स टू स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। ओनली अ फ्रैक्शन सर्वाइव्स ईच जनरेशन and the factors that affect are different types of competitions, inter-specific competition and intra-specific competition। अगर किसी एक ही स्पीशीज के जानदारों के दरमियान कोई कंपटीशन डेवलप हो जाता है फॉर स्पेस, फॉर शेल्टर, फॉर फूड, तो हम कहते हैं भाई दिस इज इंट्रा-स्पेसिफिक कंपटीशन। और अगर डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स हैं एंड दे आर कंपीटिंग विद वन अनदर, तो फिर हम इसको कहेंगे इट इज इंटर-स्पेसिफिक कंपटीशन। अब यहां पे स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि इस कंपटीशन का मतलब सिर्फ लड़ाई ही नहीं है, इसका मतलब उस एरिया को, उस टेरिटरी को ऑक्यूपाई करना भी हो सकता है। यहां पे ये भी हम नतीजा निकाल सकते हैं कि वो कंपटीशन नेचर भी करवा सकती है कि भाई जो रेजिस्टेंट है वो सरवाइव करे, जो रेजिस्टेंट नहीं है वो सरवाइव ही ना करे और खुद से खत्म हो जाए। तो दिस इज द बेसिक टाइप ऑफ द कंपटीशन। ऑलराइट, फिर अदर फैक्टर्स दे कैन बी डिजीज, प्रेडेटर्स एंड एनवायरमेंटल चेंजेस। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर जो सेकंड सब पोस्टुलेट हम यहां पे बना रहे हैं, इट इज द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सर्वाइवल इन स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस इज नॉट रैंडम। अब ये वाला जुमला समझने से ताल्लुक रखता है स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है कि बचता भी सिर्फ वही है जिसे कुदरत की सपोर्ट हासिल होती है। ऑलराइट, अब वही ऑर्गेनिज्म सरवाइव करेगा, लेकिन यहां पे चूंकि हम डार्विनिज्म या एवोल्यूशन या नेचर की बात कर रहे हैं, तो हम यहां पे साइंटिफिक लॉजिक की बात करेंगे कि नेचर फेवर्स थ्रू द जीन्स। तो वो जीन्स जो उस ऑर्गेनिज्म को ज्यादा एडेप्टेबल बनाएंगे ताकि वो उस एनवायरनमेंट के अंदर सरवाइव कर सके, गुजारा कर सके और फर्दर अपनी नस्ल अफजाई कर सके, he will be the fittest। ऑलराइट, और वो ही सिर्फ सरवाइव करने का हक रखता है उस एनवायरनमेंट के अंदर। जी स्टूडेंट्स, अब ये जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाली चीज है, इसके लिए साइंस क्या कहती है कि डिपेंड्स इन पार्ट ऑन हेरिडिटरी मटेरियल, के जीन्स के थ्रू ऑपरेट किया जाएगा यहां पे, एंड द फिटेस्ट आर लाइकली टू लीव मोर ऑफस्प्रिंग्स। ऑब्वियसली जो सबसे ज्यादा फिट है वो ही सबसे ज्यादा रिप्रोड्यूस कर सकेगा, क्योंकि बाकी तो उन तमाम फैक्टर्स या उन कंपटीशंस को फेस ही नहीं कर पा रहे और आहिस्ता आहिस्ता डिलीट होते चले जाएंगे। ऑलराइट, फिर उसके बाद थर्ड चीज जो हमारे पास आ रही है, इट इज द एवोल्यूशन ऑफ न्यू स्पीशीज, के बिल्कुल ही एक नए अंदाज से कोई जानदार डिसेंड होना शुरू हो जाए। यहां पे स्टूडेंट्स हम याद रखेंगे, unequal ability of individuals to survive lead to gradual change in population with favorable characteristics to accumulate over generations, leading to evolution of a new species। यानी वो तमाम तब्दीलियां जो वक्तन फवक्तन किसी ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मटेरियल का हिस्सा बनती रहीं, आखिरकार किसी ना किसी सूरत में एक्सप्रेस होंगी, एंड द न्यू इंडिविजुअल्स दे विल बी एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द एंसेस्टर्स। ये कहना है डार्विन का। अब स्टूडेंट्स, इन चीजों को अगर मैं एक आसान सी स्टोरी से आपको समझाऊं
तो आप लोग याद रखिएगा कि अगर किसी एक जगह पे, किसी फॉरेस्ट में, किसी लॉन के अंदर बहुत सारी बीटल्स ग्रो करती हुई नजर आए जिनका कलर हो येलो, ऑलराइट। अब ये जो येलो कलर की बीटल्स हैं, इनको कोई भी परिंदा आराम से देख सकता है, ऑब्जर्व भी करेगा और फौरन खा भी जाएगा, ऑलराइट। लेकिन फिर अगर हम यूं फर्ज करें कि किसी वजह से ऐसा हो कि इनके जेनेटिक मटेरियल में कोई म्यूटेशन हो जाए या इनके अंदर जीन्स में अचानक से कोई तब्दीली आ जाए ड्यूरिंग द क्रॉसिंग ओवर, ऑलराइट, और फिर ये प्रोड्यूस कर दें ग्रीन कलर के ऑफस्प्रिंग्स। अब एंसेस्टर्स किस कलर के थे? येलो कलर के, और जो डिसेंडेंट्स हैं वो किस तरह के पैदा हो रहे हैं? ग्रीन कलर के। तो जो ग्रीन कलर के डिसेंडेंट्स पैदा हुए हैं ये अपने आप को कैमोफ्लेज कर लेंगे, छुपा लेंगे इन द लीव्स और इवन ऑन द लीव्स। अब इसका मतलब ये हुआ कि अब जो प्रेडेटर पहले खाने के लिए आ रहा था, अब ये वाले ग्रीन वाले तो उनको नजर ही नहीं आ रहे, लेकिन जो येलो वाले एंसेस्टर्स थे उन बीटल्स को आहिस्ता आहिस्ता परिंदे खाते चले जाएंगे और वो वाले खत्म हो जाएंगे। अब इसका मतलब ये हुआ कि वो येलो वाली जनरेशन जिसने अपने आप को बहुत ही ज्यादा रिप्रोड्यूस करवाया, वो फिर भी अपने प्रेडेटर से बच नहीं सके। तो इट वाज द फर्स्ट पोस्टुलेट कि जितनी मर्जी ओवर रिप्रोडक्शन करें, किसी ना किसी कंपटीशन की सूरत में खात्मा हो जाएगा और फिर बचेंगे कौन? जिनको जेनेटिक्स या जिनको नेचर फेवर कर रही है थ्रू द जीन्स और थ्रू द इनहेरिटेंस, ऑलराइट। फिर वही वाली चीज जो हमें नजर आ रही है कि ये ग्रीन कलर के बीटल्स अब नाउ दे विल हैव अ बेटर चांस फॉर सर्वाइवल एज वेल एज रिप्रोड्यूस, और फिर कई जनरेशंस गुजर जाने के बाद जो येलो वाले ऑफस्प्रिंग्स हैं वो वक्त गुजरने के साथ साथ बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे एंड देयर विल बी एंटायरली अ न्यू ग्रुप विद द ग्रीन कैमोफ्लेज्ड कलर। तो हम कहेंगे भाई ये एक नई स्पीशीज पैदा हो गई है, दिस इज एवोल्यूशन ऑफ न्यू स्पीशीज। अब इसी टॉपिक को अगर हम रिलेट करना चाहें लामार्किज्म के साथ, तो आप लोग देखें लामार्क ने क्या कहा कि जराफे थे जो जमीन से घास खाया करते थे और फिर आहिस्ता आहिस्ता घास खत्म हो गई या कोई एनवायरमेंटल चेंज आया, कोई ड्राउट आया तो जमीन के ऊपर घास नहीं रही, तो उनको दरख्तों से पत्ते खाना पड़े। अब कौन से जराफे कामयाब रहे कि जिनकी गर्दनें इतनी लंबी थी कि वो पत्ते खा सकते? अब डार्विनिज्म के अकॉर्डिंग अगर इसी चीज को हम समझना चाहें तो लामार्क क्या कह रहा था कि चूंकि उन्होंने स्ट्रेच किया इस वजह से उनकी गर्दनें आहिस्ता आहिस्ता लंबी होती चली गईं। लेकिन डार्विनिज्म के अकॉर्डिंग अगर हम इसको समझना चाहें तो फिर भी कुछ ना कुछ सेंस बनती है, और वो क्या कि जो जराफे जिनकी गर्दनें नॉर्मल थी वो आहिस्ता आहिस्ता खाना ही नहीं मिल सका उनको, लेकिन सिर्फ वही सरवाइव कर सके जिनके पास इस तरह के जीन्स इनहेरिट होके आए कि वो अपने आप को अडेप्ट करें और उनकी गर्दनें लंबी थी। तो इट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसिएशन कि यहां पे एंटायरली जो शॉर्ट नेक वाली स्पीशीज थी वो डिलीट हो गई और जो लॉन्ग नेक वाले ऑर्गेनिजम्स थे वो इवॉल्व हुए और वही आज तक फिर हमें जमीन के ऊपर नजर आते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये एग्जांपल्स हैं इस चीज को कन्विंस करने के लिए कि डार्विनिज्म जो कॉन्सेप्ट है वो अडेप्टेशंस के एतबार से, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के एतबार से, स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस के एतबार से इट इज कन्विंसिंग आइडिया, ऑलराइट। और इसी आइडिया को फर्दर जब जेनेटिक्स की रूह से जांचा गया और फिर इसके साथ बहुत सारी दूसरी ब्रांचेस को इंटीग्रेट किया गया लाइक पैलियोंटोलॉजी, टेक्सोनोमी एंड बायोजियोग्राफी, तो इन तमाम ब्रांचेस की इंटीग्रेशन के बाद भी हमें बहुत सारे इस तरह के एविडेंसेस मिले कि जिससे हम ये साबित कर सकते हैं कि एवोल्यूशन हो रही है। लेकिन सबसे अहम चीज ये है कि इट इज ऑपरेटेड थ्रू द इनहेरिटेंस एंड जीन्स, ऑलराइट। तो जीन्स और इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट्स जब डेवलप हुए तो मेंडलिज्म और डार्विनिज्म का एक ब्लेंड बना जिसे हम कहते हैं इट इज द मॉडर्न सिंथेसिस। ऑलराइट स्टूडेंट्स, मॉडर्न सिंथेसिस क्यों कहा जा रहा है इसको? क्योंकि इसमें बहुत सारे डिफरेंट नॉलेज, डिफरेंट स्टडीज का एक मजमुआ इकट्ठा कर दिया गया और फिर ये कॉन्सेप्ट मंजर आम पे आया। तो इसको हम इस वजह से कहते हैं इट इज नियो डार्विनिज्म, यानी डार्विनिज्म एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ जेनेटिक्स, ऑलराइट। और फिर दूसरे नंबर पे इसको हम क्या कहते हैं? इट इज द मॉडर्न सिंथेसिस। स्पीशीज आर प्रोडक्ट्स ऑफ एवोल्यूशन, वही बात जो साइंसदान कन्विंस होते हुए नजर आए इस बात से कि एवोल्यूशन होती है तो स्पीशीज नई से नई पैदा होती चली जाती हैं। टर्निंग पॉइंट क्या था? द बर्थ ऑफ पॉपुलेशन जेनेटिक्स। पॉपुलेशन जेनेटिक्स, उसके नाम से आपको अंदाजा हो रहा है कि किसी भी एक तरह के जानदारों के अंदर किसी भी वजह से, किसी एक्सटर्नल या इंटरनल फैक्टर की वजह से जो तब्दीलियां रूनुमा होती हैं और उसकी वजह से उनमें जो तब्दीलियां ऑब्जर्व की जाती हैं उसके मुतालिक हम कहते हैं दिस इज पॉपुलेशन जेनेटिक्स। 1930 में मेंडलिज्म और डार्विनिज्म को
दोबारा से ऑब्जर्व किया गया, रिकंसाइल किया गया और फिर इसकी नई पब्लिकेशंस मंजर आम पे आई और नियो डार्विनिज्म इज एक्सेप्टेड। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब ये वाला कॉन्सेप्ट था सारे का सारा डार्विनिज्म का। इससे स्टूडेंट्स अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि जो कॉन्फ्लिक्ट या कॉन्ट्रडिक्शन डार्विनिज्म का और बाकी चीजों का डेवलप किया जाता है उसमें कुछ पॉइंट्स हमारी समझ में आते हैं। अकल इन चीजों को तस्लीम करती है कि यस, एवोल्यूशन इज अकरिंग ऑल अराउंड अस, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन भी और जियोलॉजिकल एंड जियोग्राफिकल एवोल्यूशन भी, जिसमें हमारा अपना एक बहुत बड़ा किरदार है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो आज के इस सेशन को यहीं पे खत्म करते हैं, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मुलाकात होगी।